हाय गाइस। सो इस वीडियो से हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने ये देखा था कि आईकेएस के जो कुछ भी हमने ब्रांचेस देखे हैं, वहाँ के जो कुछ भी एग्जांपल्स देखे हैं, तो उसमें से कौन से प्रॉपर्टीज, कौन से अप्रोचेस और कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखाई देते हैं जिनका यूज हम काम करते वक्त कर सकते हैं, राइट। तो उनके बारे में हमने ज़रा सा डिस्कशन किया। नाउ if we want to implement IKS in our current working systems or in our current study methods, so which tools we are going to use or which tools are there which are really important to study। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्या बात होती है ना कि समझो कि अगर आप लोग इंस्पायर हुए, राइट, और आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम इन भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और हम क्या करेंगे कि हम अभी स्टडी करते वक्त इनका यूज करेंगे, ओके, एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट देम इन आर वर्किंग सिस्टम्स। तो चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो या जो कुछ भी काम करो, उसमें आप इन फैक्टर्स का यूज करेंगे, ऐसा समझो आपने डिसाइड किया। देन यू विल फेस सम चैलेंजेस, ओके। तो उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज होगा लैंग्वेज का, ओके। एंड देन सबसे बड़ा चैलेंज होगा सेकंड प्रायोरिटी वाला, दैट इज मेथड, राइट। तो इनसे आपको डील करना पड़ेगा और उसमें आपको ये जो टूल्स है ना, ये मदद करेंगे, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो टूल्स है ये हमारे सिस्टम में एक्चुअली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो समझो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों का अप्रोच क्या बताता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बॉटनी का पर्सन है, राइट। सो वो अपने नॉर्मल सिस्टम्स में, नॉर्मल स्टडी में बॉटनी पढ़ रहा है, ओके। सो बॉटनी वाला आदमी क्या करेगा, वो समझेगा कि ओके मेरा ये वर्किंग सिस्टम है, तो मैं वृक्षायुर्वेद, ओके, या कृषि पराशर जैसे उपवन विनोद जैसे ये जो ग्रंथ है इनका स्टडी करूँगा, राइट। फिर कोई अगर जूलॉजी वाला आदमी है, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि मैं आईकेएस का स्टडी करने वाला हूँ, तो आई विल सी मृग पक्षी शास्त्र, ओके, सो आई विल रीड दिस बुक, राइट। फिर और कोई है जैसे मैथमेटिक्स वाला कोई बंदा है, तो ही विल थिंक दैट आई विल रीड लीलावती, ओके, आई विल रीड सिद्धांत शिरोमणि एंड ऑल, ओके। सो ये नॉर्मल सोच है, तो ऐसे ही लोग करते हैं। पर क्या बात होती है कि आप ऐसे ढूंढते हो कि जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स है या रेफरेंस बुक्स है, तो उसमें जो पैटर्न लिखा हुआ है ना, जिस पैटर्न से सारे फैक्ट्स है या सारी थियोरीज प्रिंसिपल्स है वो लिखे हुए हैं, वैसे आप लोग देखना चाहते हो कि इन बुक्स में ऐसा कुछ तो होगा, राइट। पर जैसे ही आप ये बुक खोलते हो ना, तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि अरे देर आर एम्पल ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। और इन्होंने तो ऐसे पोएम लिखना शुरू कर दिया है, ऐसे हमको लगता है, राइट। एंड ये समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे कहा गया है कि दीज बुक्स आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर नॉलेज ब्रांच, ओके। तो इसलिए सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे आता है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज एंड देन टर्म्स। सो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये समझनी है कि लिटरेचर, ओके, लिटरेचर एंड साइंस, ओके, इट्स इंटरमिंगल्ड। वो इतना क्लोजली एसोसिएटेड है ना कि आप उसमें से लिटरेचर वाला पार्ट जो है वो दूर नहीं कर सकते, ओके। दे हैव यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच, दे हैव यूज्ड इलेबोरेशंस, ओके, दे हैव यूज्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, ओके। तो ऐसी ऐसी लैंग्वेज इन लोगों ने यहाँ पे यूज की है। देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओके। इस तरीके से ये जो साइंस है ना, ये यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। सो इसका क्या, ऐसा क्यों किया है, ऐसे पॉइंट वाइज नहीं दे सकते क्या, जैसे हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, राइट। तो इसका मेन रीजन ये है कि इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, and it should be easy to learn, right.
तो जैसे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग प्रेजेंट थी, राइट। सो ये ओरल ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग जो थी ना, इसमें जो कुछ भी आप प्रिंसिपल्स या थियोरीज पढ़ रहे हो ना, उसका दिमाग में फिक्स होना, यानी कि वो लर्न करना, ये एक ज़रूरी पार्ट है। तो अगर आप सिर्फ पॉइंट्स देते हो 1 2 3 4 करके, तो ये आपको ध्यान में नहीं रहने वाला। ओके, यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट आफ्टर सम टाइम, राइट। पर जब आप कोई श्लोक है, ओके, कोई पोएम है, वो अगर आप लर्न करते हो, ओके, वो आप एक्चुअली उस रिदम में पढ़ते हो, तो वो आपके मन में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, राइट। एंड when these poems or these shlokas, okay, they are of मीन्स उसका कंटेंट अगर ऐसा कुछ साइंटिफिक लर्निंग का होगा, तो वो थियरी या प्रिंसिपल आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ऐसे पोएटिक फॉर्म यूज किया है। सो वो आपको समझना जरूरी है। दिस इज द वन वे ऑफ लर्निंग, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो साइंटिफिक टेक्स्ट है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखे गए हैं, राइट। सो सूत्र है, वार्तिक है, राइट, भाष्य है, वो तो है ही, पर ये भी फॉर्म है कि पोएटिक फॉर्म में वो सारा लिखा गया है। सो इन दैट केस you need to understand the Sanskrit language. So for that, every IKS person, means that person who want to implement IKS or study IKS, he should learn Sanskrit language at the first priority. Okay, so knowledge of, ठीक है, knowledge of Sanskrit language is very very important. So क्या बात है ना कि संस्कृत लैंग्वेज को हमेशा क्या देखा गया है, किस तरीके से देखा गया है कि इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, राइट। तो स्कूल में आप में से कुछ लोगों को संस्कृत होगा, राइट, 10th तक, तो कुछ लोगों का 12th तक हो सकता है, राइट। बट हमेशा इस संस्कृत लैंग्वेज को कैसे देखा गया है कि इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड इट विल सेव यू, ओके, फ्रॉम द लॉस ऑफ मार्क्स, राइट। तो इस तरीके से संस्कृत हमेशा आपके सामने रही है, बट संस्कृत इज फार अवे फ्रॉम दैट, जस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, राइट। और ऐसा भी मत समझो कि मुझे 10th में आउट ऑफ 100 अगर मुझे 98 99 आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, ऐसा भी है, तो भी ऐसा मत समझो कि संस्कृत लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, बिकॉज दैट संस्कृत इज वेरी वेरी प्रिलिमिनरी। ओके, और जिस संस्कृत की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड दी टेक्निकल टेक्स्ट इन संस्कृत, ओके, उसकी संस्कृत बहुत ही हायर लेवल की है। ओके, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दैट लैंग्वेज फॉर स्टेटिंग सम important principles and theories, right? So the level of that particular language, Sanskrit, is very very high. Okay, so if really you want to learn the systems in IKS, okay, or shastras in IKS, then at the first priority you should learn Sanskrit. Okay, सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ने से कुछ नहीं होता, राइट। ट्रांसलेशंस पढ़ोगे, सी क्या बात है ना कि अगर आप लोग ट्रांसलेशंस पढ़ते हो ना, then you are going to read that interpretation of that particular theory or principle, okay, which is given by that author, means translator. Okay, so you are reading the interpretation, okay, interpretation of author. So उसमें क्या बात हो सकती है कि अगर उसने किसी भी वर्ड को इंटरप्रेट करने में गलती कर दी, क्योंकि क्या होता है ना कि संस्कृत के ग्रंथ के जो कुछ भी ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर ऑफ संस्कृत बैकग्राउंड ओनली। वो स्टडी करते हैं, नो डाउट, ओके, बट दे डोंट हैव समटाइम्स दैट पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट ब्रांच। पॉलिटिकल साइंस है, फिर आपका राज्यशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस के जो बुक्स है, ओके, और साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फिर अपने साइंस के जो टॉपिक्स आते हैं जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ओके। सो इनके जो बुक्स है, इनका ऑथर अगर सिर्फ संस्कृत नॉलेज, संस्कृत लैंग्वेज को जानता हुआ होगा, ओके, और उसको इस ब्रांच का नॉलेज नहीं होगा ना, देन ही विल इंटरप्रेट द टर्म्स रॉन्गली, ओके, और यू विल रीड दैट ट्रांसलेशन, ओके। सो इट इज द
बिग वीक पॉइंट, राइट? सो संस्कृत टेक्स्ट को जो पढ़ने वाला आदमी है, फॉर एग्जाम्पल जो भी कोई वृक्षायुर्वेद पढ़ेगा, ओके, तो उसके लिए कौन से कॉम्बिनेशन का आदमी चाहिए कि जिसको संस्कृत का तो नॉलेज है ही, ओके, प्लस ही नोज बॉटनी, ओके, ही नोज एग्रीकल्चरल साइंस, ओके। सो इस तरह का जो कोई भी स्कॉलर है वो वृक्षायुर्वेद के स्टडी के लिए चाहिए। दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस, ओके। सो इस तरह से आपको ये जो पार्ट है वो नेसेसरी है। अब इसी बात का अगर एक एग्जाम्पल देखें तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये एग्जाम्पल पहले डिस्कस किया है, पर यहाँ पे वो सूट होता है, इसलिए फिर से एक बार उस पर डिस्कशन करते हैं कि हम लोगों ने सेल के बारे में बात की थी, राइट? कि जब हम इन्वेंशंस देख रहे थे आईकेएस में, तब एक कंसेप्ट आती है दैट इज अगस्त्य कुंभ, ओके। सो अगस्त्य कुंभ क्या है? अगस्त्य कुंभ एक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, ओके, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आज के वोल्टास सेल से मिलता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है एक अगस्त्य संहिता नाम का ग्रंथ है जो अभी हमें पूरे फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, ओके, पर उसके कुछ श्लोक हमारे पास है, राइट? तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसका एक श्लोक है कि संस्थाप्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्रम सुशोभितम, ऐसा बहुत अच्छा संस्कृत श्लोक है, ओके। तो अगर उसमें आप सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि एक संस्कृत रैंडम कोई तो सुभाषित है, ऐसा आपको लगेगा, पर वो वैसा नहीं है, वो इस सेल का डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें एक शब्द आता है जिसका वो शब्द है शिखिग्रीवा, ओके। अब जब इस श्लोक का ट्रांसलेशन किया गया तो उसमें पता चला कि यस दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वोल्टेक सेल, ओके, और अगस्त्य कुंभ। अब इसमें जब लोगों ने चाहा कि ओके व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इंटरप्रेट ऑल दिस थिंग्स एंड आई विल चेक इट्स परफॉर्मिंग पार्ट, ओके, आई विल मेक अ वर्किंग मॉडल, ओके, डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो उन लोगों ने क्या किया कि श्लोक में जो कुछ भी मटेरियल थे वो सारा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ना ये वर्ड यूज किया था शिखिग्रीवा, तो संस्कृत के लोग थे, राइट, और कुछ यहाँ पे साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले भी लोग थे, ओके। पर उन्होंने इसका ट्रांसलेशन कैसे किया? शिखिग्रीवा का ट्रांसलेशन क्या कर सकते हैं? एक समास होता है, राइट, संस्कृत में, कि जिसमें दो वर्ड्स जो है वो डिसॉल्व किए जाते हैं और दो वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन, इंटरलिंकिंग एक दूसरे से किया जाता है। दैट इज द प्रोसेस फॉलोड इन द डिसोल्यूशन ऑफ समास, ओके। तो वैसे यहाँ पे किया गया, दैट इज शिखिग्रीवा, ये दो वर्ड्स सेपरेट किया, ओके। प्रोसेस देखिए आप, शिखी ग्रीवा, तो शिखी का मतलब क्या होता है? शिखी मतलब संस्कृत में पिकॉक, ओके, क्योंकि उसके सर पे वो शिखा होती है, ओके, उसका जो फेदर होता है, ओके, तो उसको शिखा बोला गया, तो जिसके पास वो फेदर है दैट इज पिकॉक, ओके। सो और ग्रीवा का मतलब होता है नेक, राइट। अब यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा ट्रांसलेशन किया और क्या बनाया कि नेक ऑफ द पिकॉक, इस पूरे वर्ड का मतलब उन्होंने क्या किया? नेक ऑफ अ पिकॉक। अब सेल बनाने के लिए मोर की जो नेक थी, ओके, जो पिकॉक की नेक थी, उसका क्या वाला यूज हो सकता है, राइट? पर उनको लगा कि ओके श्लोक में दिया गया है, सो वी डोंट नो, उसका कुछ तो होगा इसमें एलिमेंट। और वैसे भी संस्कृत के जो बुक्स है उसमें एनिमल रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए ही गए हैं, ओके। एनिमल सोर्स और एनिमल ओरिजिनेटेड जो चीज़ें होती हैं उनका बहुत बड़ा यूज़ हमारे टेक्स्ट में पहले किया ही गया है, राइट। तो ये जो सारी बातें हैं ये ध्यान में लेते हुए उन्होंने एक सेंचुरी में जाके बोल के रखा कि जब भी कभी आपके यहाँ का जो मोर है वो मर जाए तो हमको बता देना, हमारा उसका यूज, हमको उसको यूज करना है, राइट। तो सेंचुरी वाले लोगों ने पूछा भी कि क्यों, किस लिए? तो उन्होंने बताया कि मोर चाहिए हमको, उसकी जो नेक है वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करनी है, और इनका एक्सपेरिमेंट रुक गया, ओके। अब 1 साल हो गया, इनका सेंचुरी वाला कोई जो पिकॉक है वो तो मरा ही नहीं।
और इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसी मोर को मार भी नहीं सकते, ओके, दैट इज नॉट अलाउड। सो क्या करें? तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब चर्चा होने लगी, ओके, डिस्कशन होने लगा, तब उन्होंने अपने जो एक कलीग थे जो बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वैद्य थे, तो उनको इसके बारे में बताया, ओके। और फिर उन्होंने देखा कि इन लोगों ने इस श्लोक का जो इंटरप्रिटेशन है इस वर्ड का वो रॉन्गली किया है। तो वो बहुत हंसे और उन्होंने बोला कि नो, यू आर इंटरप्रेटिंग दिस श्लोक रॉन्गली, एंड neck of the peacock is not expected as the meaning of this particular word। तो उन्होंने पूछा कि फिर क्या हो सकता है मीनिंग, शिखी मतलब मोर, ग्रीवा मतलब मान, क्या हो सकता है, राइट। तो फिर उन्होंने बताया कि कलर कैसे होता है, शिखी ग्रीवा, ये जो बताया है आपने, जो मीनिंग निकाला वो सही है पर इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है, ओके। क्योंकि मोर की जो मान होती है उसका कलर कैसा होता है, दैट पर्टिकुलर कलर इज एक्सपेक्टेड हियर, ओके। और उस कलर का जो कुछ भी केमिकल है ना, उस कलर का जो केमिकल है, दैट शुड बी यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। इन दिस वे ऑल दिस थिंग्स आर इंटरप्रेटेड। तो उस कलर का मतलब वो पिकॉक ग्रीन, पिकॉक ब्लू कलर का जो केमिकल है, ग्रीन ब्लू कलर का, वो कौन सा है, आप भी जो यहाँ पे केमिस्ट्री के लोग हैं वो इजीली बता सकते हैं कि इस कलर का केमिकल कौन सा होता है, दैट इज CuSO4, राइट, कॉपर सल्फेट। सो ये जो केमिकल है ना वो यहाँ पे यूज करना है, एंड देन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट, ओके। ऐसे ये जो चीजें हैं वो इंटर रिलेटेड है, राइट। और फिर इन लोगों ने वो केमिकल यूज किया एंड वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आगे सक्सेसफुल रहा, ओके। बट दिस इज द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, और लैंग्वेज सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका जो टर्मिनोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर संस्कृत का आदमी है ना तो वो सिंपली यही ट्रांसलेशन करेगा कि नेक ऑफ अ पिकॉक, ओके। बट जो कोई टर्म जानने वाला आदमी है, जिसको साइंस का नॉलेज है, ओके, वो अगर साइंटिफिक बुक पढ़ता है और उसको संस्कृत का भी एट द सेम टाइम नॉलेज है ना, तो ये पूरा इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सकता है, राइट। कि यहाँ पे नेक ऑफ अ पिकॉक ये तो सिंपल मीनिंग हो गया, राइट। पर उसका इस एक्सपेरिमेंट से क्या लेना देना है, ओके। इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो वो जो कलर है ना वो कलर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, राइट, एंड देन यू विल गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। नहीं तो एक्सपेरिमेंट्स फेल होते जाएंगे, जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे यूज़ करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ फालतू बात है, कोई साइंस नहीं है इसमें, पर आपने इंटरप्रिटेशन उसमें रॉन्गली किया है, ओके। सो दिस इज द थिंग कि ये होता रहा है कि लोग कुछ तो प्रयोग करते हैं जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके डिपेंडेंस में, और वो भी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ के, और फिर उनको रिजल्ट नहीं आता, राइट। और फिर वो पूरे शास्त्र को ही गलत बताते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए IKS का स्टडी करने का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टूल है लैंग्वेज, ओके। सो ये कैसा इंटर रिलेटेड है, फर्स्ट लैंग्वेज इज नेसेसरी, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी, सो दैट यू कैन स्टडी द टर्मिनोलॉजीज, ओके। सो फिर आप लोगों को टर्म्स समझ में आने लगेंगी कि टर्म क्या है, फिर आप उसका करेक्टली इंटरप्रिटेशन करोगे, ओके, इंटरप्रिटेशन करोगे, दैट पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। और ये इंटरप्रिटेशन अच्छे से होने के बाद फिर आप लोग उसका जो करेक्ट मीनिंग है ना, या उसको आप बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड मीनिंग, सिचुएशनल मीनिंग, ओके। जो एक्सपेक्टेड मीनिंग है वो आप लोग क्या कर सकते हो, तो ड्रॉ कर सकते हो उसमें से, राइट। और ये एक्सपेक्टेड मीनिंग ड्रॉ होने के बाद में एक्चुअली आपको क्या आएगा, तो उसमें रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द होल साइकिल,
तो ये आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, सो शाब्दबोध प्रक्रिया या अर्थबोध प्रक्रिया, ओके, दिस इज नॉट इजी। हर एक जो वर्ड आता है ना वो अपने साथ कुछ पावर लेके आता है। ओके, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट पार्ट। ओके, सो किसी भी नॉलेज ब्रांच का अंडरस्टैंडिंग जब आपके पास है, दैट इज टोटली डिफरेंट पार्ट। बट जब आप उसको एक्सप्रेस करते हो थ्रू वर्ड्स, ओके, तो उस वर्ड्स के पास भी कुछ पावर्स होती है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिसको बोला गया है शब्द शक्ति। ठीक है, और ये जो शब्द शक्ति है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। इट माइट हेल्प यू। एक होती है अभिधा, ओके, दूसरी होती है लक्षणा, और तीसरी होती है ना व्यंजना। सो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द वर्ड्स, देखो साइंस एक्सप्रेस करने की भी एक लैंग्वेज होती है, दैट इज साइंटिफिक लैंग्वेज, राइट, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। तो जब भी कभी आप वर्ड सिलेक्ट करते हो किसी भी ब्रांच को या किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज 3 पावर्स ऑफ द वर्ड। ओके, सो वी विल सी व्हाट आर दिस पावर्स। ओके, सो एक तो होती है अभिधा। अभिधा क्या होती है कि अभिधा means when you want to interpret or you want to convey the simple meaning of the word. Okay, एकदम सीधा साधा मीनिंग होता है। ओके, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, दैट इज अभिधा, राइट, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। कुछ इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो मीनिंग वो वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है ना वही उस चीज का मीनिंग है, राइट, दैट इज अभिधा, सिंपल थिंग, राइट। सो ये होता है वाच्यार्थ। पढ़ते ही पढ़ते, ओके, पढ़ते ही पढ़ते जो मीनिंग आपके दिमाग में तैयार होता है ना, दैट इज वाच्यार्थ। ओके, फिर दूसरी चीज होती है लक्षणा, कि सीधा साधा मीनिंग वहां पे नहीं आता, जब कुछ तो अलग उसमें कहा है, कुछ टेढ़ा मीनिंग है उसमें, राइट, कुछ तो अलग बताया गया है। ओके, और वो आपको सोचना पड़ता है, राइट, तो उसको बोलते बोलते हैं व्यंजना। ओके, सो उसमें क्या होता है कि कुछ तो डिटेल्ड और इंटरप्रेटेड मीनिंग उसमें होता है। ओके, सो इंटरप्रेटेड मीनिंग आपको वहां पे लेना पड़ता है। सो इसको बोला गया है व्यंग्यार्थ। ओके, और फिर तीसरा पार्ट होता है लक्षणा, दैट इज आपको क्या करना पड़ता है, एसोसिएटेड मीनिंग लेना पड़ता है। ओके, सो आपको बाकी चीजों को भी सोचना पड़ता है, और फिर आपको क्या करते हो, आपको एसोसिएटेड मीनिंग, कोऑर्डिनेटेड मीनिंग, ये मीनिंग वहां पे क्लियर करना पड़ता है। ओके, सो दैट इज लक्षणा। सो इसको क्या करना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं फिर, उसको बोलते हैं लाक्षणिक अर्थ। सो so these are the power of words, and these are very necessary to select the word. Okay, so for selection of the words you need to understand these 3 things. Okay, so जब भी कभी आईकेएस में आप कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी, ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा अर्थ ये है। ओके, इसका वाच्यार्थ क्या है, इसका व्यंग्यार्थ क्या है, इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, एंड देन यू विल इंटरप्रेट दोज वर्ड्स करेक्टली। और जब भी कभी आपको खुद को कुछ स्टेटमेंट करना है, या कुछ तो आपको लिखना है, तो आपको भी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और फिर सोचना चाहिए कि मेरे इस इंटरप्रिटेशन से जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उससे
क्या प्रतीत हो रहा है, ओके, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट? सो selection, for the selection of words you need to understand these three things very 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 correctly, ओके? तब आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ओके? एंड यू कैन सिलेक्ट और यू कैन यूज दिस पावर ऑफ द वर्ड्स वाइजली, इनको बोलते हैं शब्द शक्ति, राइट? सो ये जब आप अच्छे से करते हो ना, तो क्या हो जाएगा कि आपको वर्ड्स का मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और क्या एक्सपेक्टेड है, ओके? और किस मीनिंग को आपको प्रायोरिटी देनी है, कौन सा मीनिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, ऑल दिस थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड वेरी 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 करेक्टली। सो जैसे भी हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, राइट? किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक apparatus होता है, राइट? कुछ मटेरियल्स होते हैं, तो मेथड्स होते हैं। सो टेक वर्ड एज इम्पोर्टेंट टूल ऑफ ICAS, ओके? वर्ड यही एक क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, बिकॉज क्या बात है, देखो, आपको डेमोन्स्ट्रेशंस मिलते हैं, राइट? सो ICAS में आपको डेमोन्स्ट्रेशंस कहाँ से मिलेंगे? You don't have some visual aspects, okay? You don't have pictorial aspects, okay? You are not going to listen anything, okay? So आपके पास एक ही बात है, that is your text, okay? Because अपने पास यही एक बाकी है, बाकी अपने पास अब कुछ नहीं है, राइट? कुछ भी आप ऐसे देख नहीं सकते कि इस तरीके से आप समझोगे। हाँ, आपको कुछ चीज़ें दिखाई ज़रूर देंगी, जैसे अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कुछ देखना चाहते हो, तो वी हैव अ लार्ज एंड वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स प्रेजेंट इन आवर कंट्री, ओके? सो वहाँ से आपको कुछ ज़रूर देखने को मिल सकता है, ओके? बट सच थिंग्स आर वेरी लिमिटेड, ओके, एज कंपेयर टू नॉलेज प्रेजेंट इन टेक्स्ट, राइट? सो वहाँ पे जो कुछ भी बताया गया है, वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देने वाली, या बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट में दिखाई देने वाली है। तो अपने पास क्या बचता है? सिर्फ अपने पास सिर्फ टेक्स्ट बचते हैं, जो हमारे पास है, ओके? तो वो समझने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स समझने चाहिए। सो ये यही एक सोर्स बाकी है सिर्फ, जो हमारे पास प्रेजेंट है, ओके? सो फॉर दैट पर्पस ये जो वर्ड्स है ना, वो अच्छे से इंटरप्रेट करना, उसको अच्छे से समझना, और ये सारे जो मीनिंग्स है उनको स्टडी करना, और फिर एक्शन लेना, ये बात इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इतना फोकस किया जा रहा है, ओके? सो फॉर दिस पर्पस ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी वेरी प्रॉपरली। नहीं तो अगर वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन करेक्टली नहीं किया गया, तो वो पूरी थियोरी जो है ना, वो रॉन्गली इंटरप्रेट की जाएगी, राइट? सो टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली, ओके? सबसे पहले वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन जो है वो अच्छे से करो, फिर सेंटेंस का, और फिर पूरे उस पैसेज, श्लोक, जो कुछ भी है, उसका इंटरप्रिटेशन करेक्टली करो, और डोंट रिलाई ऑन ट्रांसलेशंस, ओके? ट्रांसलेशन विल हेल्प यू इन ओनली सुपरफिशियल वे, राइट? सो जब भी कभी ICAS में जाओगे ना स्टडी करने के लिए, तो लैंग्वेज का नॉलेज इतना अच्छे से रखो, ताकि आपको ये जो कुछ भी ट्रांसलेशंस वगैरह चीज़ें हैं, उस पर कम से कम रिलाई होना पड़े, राइट? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मैटर है उसको अच्छे से समझो, ओके? अब आगे जाते, देखो, आगे जब मेथोडोलॉजी के बारे में बात होगी ना, तो आपको स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है? स्ट्रक्चर एंड मेथड, ओके? ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है ICAS का, ICAS समझने के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है। अब यहाँ पे ना कुछ मेथड्स के बारे में बात करते हैं, ओके? अब पिछले वाला जो पार्ट था ना कि टेक वर्ड्स एज अ टूल, ओके, इसको ही कंटिन्यू करते हुए आपको एक मेथड समझ में आ जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे रूपक, ओके? रूपक, रूपक इज नथिंग बट एंशियंट कोडिंग सिस्टम, ठीक है? सो ये क्या बात है ना, ये एक एंशियंट कोडिंग सिस्टम है,
ये ऐसा क्यों कहा किया गया है? इसका सबसे पहले तो रीज़न समझिए आप लोग कि ऐसे इस तरीके से क्यों लिखा गया है, ताकि इसमें क्या हो कि ऊपर से वो सिर्फ़ एक स्टोरी लगे, ओके? क्या लगे? एक सिंपल स्टोरी लगे ऊपर से, पर एक्चुअली ना वो बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल स्टेटिंग मेथड होती है, ओके? सो इट्स प्रिंसिपल स्टेटिंग मेथड। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि नॉलेज प्रिजर्व्ड रहे, वो जनरेशन टू जनरेशन इजीली पास हो इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, राइट? अब हम भी बचपन में स्टोरीज सुनते हैं, राइट? फेरी टेल्स वगैरह सुनते हैं, तो हमको पता है क्या कि वो स्टोरी पहले किसी ने किसी को सुनाई है, उसका ओरिजिन हमको पता भी नहीं है। तब भी हमने भी वही स्टोरी सुनी है, हमारे माँ बाप ने भी बचपन में वही स्टोरी सुनी है, उनके माँ बाप ने भी और उनके माँ बाप ने भी, राइट? और जो वो कितने जनरेशन्स पुरानी है हमको नहीं पता, okay? So these stories are preserved, these stories are passed on by generations to generations, okay? So जिन लोगों की इतनी इंटेलेक्चुअल लेवल है नहीं, ओके, वो सिर्फ उसको एज स्टोरी सुनते हैं और पास ऑन करते हैं। पर ऐसा लोग जिनकी जो जो समझते हैं, वो वर्ड्स के पीछे का मीनिंग सुनते हैं, वो कैन रीड, वो पीपल जो है वो रीड कर सकते हैं इन बिटवीन द लाइन्स, वो उसका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे। समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाई knowledge or principles or theories, they can encoded or they are encoded in the form of stories, okay? Or these stories, they are itself a रूपक, ओके? तो वैसे ही आपको एक स्टोरी बताते हैं, वैसे देर आर नंबर ऑफ स्टोरीज प्रेजेंट, ओके? पर फॉर एग्जाम्पल पर्पज वी विल टेक वन स्टोरी, ओके? यू कैन फाइंड दिस स्टोरी इन द ऋग्वेद, ओके, इन पुराण, इन मेनी अदर थिंग्स, ओके? सो एक उसको नाम है, उसको सूक्त में भी लिखा गया है, दैट इज इंद्र वृत्रासुर संग्राम, ओके? इंद्र वृत्रासुर संग्राम, ओके? सो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है? वॉर ऑफ इंद्र एंड वृत्रासुर। तो क्या है इस स्टोरी में? कुछ नहीं, कि इंद्र जो था, ओके, उसने वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर जो है वो बहुत पावरफुल था, ओके? और फिर ये जो इंद्र है वो क्या करता है? वो इंद्र वृत्रासुर को चैलेंज देता है, वृत्रासुर इंद्र को चैलेंज देता है, ओके? उनमें बहुत बड़ा जो वॉर है वो होता है और इंद्र जो है वो वृत्रासुर को मारता है। ऐसी कॉमन स्टोरी, ओके? तो उसके बहुत भी एस्पेक्ट है कि इनका सबसे पहले इनकी ये एक दूसरे के राइवल्स क्यों है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ओके? तो वो भी लेंगे कभी, क्योंकि वर्ड्स को प्योरली उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए, उसके लिए वो स्टोरी बताते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जो दैत्य लोग होते हैं, जो अम, असुर है, उन लोगों ने क्या किया था? एक यज्ञ किया था, ओके? और उसमें इंद्र के वध के लिए एक पावरफुल ऐसा कोई तो आदमी या राक्षस उत्पन्न होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने वो यज्ञ किया। पर उसके जो पुरोहित थे, उन्होंने समझा कि अगर ऐसा हुआ तो इंद्र हार जाएगा, ओके? हारेगा इंद्र और फिर असुरों का राज आएगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त उसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, और उस मिस्टेक से क्या हुआ कि इंद्र को मारने वाला पावरफुल होना चाहिए। इसके अलावा इसके विदाउट दिस थिंग क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, जिसको इंद्र मारेगा, राइट, तो वो इंद्र पावरफुल हो गया। तो ऐसा गलत मीनिंग या ऑपोजिट मीनिंग वहां पे क्रिएट हो गया, राइट? तो ये जो सारी चीजें हैं वो पहले हो चुकी थी, और फिर हो गया इंद्र और वृत्रासुर का संग्राम। वृत्र वो था जो इंद्र को मारने वाला था, ऐसे असुरों को लग रहा था, राइट? तो उनका वॉर हुआ, बहुत स्ट्रांगली वॉर हुआ। कभी कभी ऐसा हुआ कि वृत्र जो है वो इंद्र पर भारी पड़ने लगा, पर इंद्र ने फाइनली अपने वज्र से क्या किया? तो वृत्रासुर का वध किया, ओके? ये ऐसे सिंपल स्टोरी वेदों में आती है, और वो आगे पुराणों में भी आती है, और आगे भी इस स्टोरी का जो प्रेजेंस है वो हमें दिखता है। पर इंद्र जो है ना, हमेशा ये जो रूपक है, इसको ये कौन सा रूपक कहा गया है? यह रेन साइकिल का रूपक बताया गया है, ओके? सो दिस इज द रूपक ऑफ
रेन साइकिल। तो उसमें क्या है रूपक में कि इंद्र जो है ना, उसको हमेशा इस पूरे स्टोरी में इंद्र को रेन का प्रिंसिपल बोला गया है, पर्जन्य की देवता। ओके। और वृत्र जो है ना, उसको कहा गया है ड्रॉट। ओके। सो इस तरीके से क्या किया गया है, इसको इमेजिन किया गया है। ओके। और फिर ये जो ड्राउट है, ये क्या करता है, ये लोगों को तकलीफ देता है। ओके। ये पावरफुल बन जाता है। वो क्या कहता है कि जो रिवर्स है, अरे ओके, तो रिवर्स का जो फ्लो है वो ब्रेक कर देता है। राइट। और फिर ये जो इंद्र है, ये अपने वज्र से, ओके, ये जो वज्र है उसको भी क्या किस तरह से इमेजिन किया गया है वज्र को, इसको भी एज थंडरिंग देखा गया है। ओके। और ये इसका वेपन है इंद्र का, वो निकालता है और फिर रेन जो है वो इस ड्रॉट को दूर करता है। इस तरीके से ये जो रूपक है ये एस्टैब्लिश किया गया है। और रेन का जो इम्पोर्टेंस है, ओके, तो वो यहाँ पे इस रूपक में पूरा का पूरा अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है। और एक रूपक है, जो सिंपल सिंपल रूपक के बारे में हम बात करेंगे। ओके। और ऐसे कॉम्प्लेक्स रूपक जो है, जो बहुत बड़ी फिलॉसफी बताते हैं, ओके, सम नेचर लॉज बताते हैं, वो भी है, पर उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ओके। और एक सिंपल रूपक है, जैसे हमने इसके बारे में भी सुना है, हमारे लेक्चर्स में हमने ये इन्फॉर्मेशन ली थी। तो एक पृथ्वीन्य नाम का राजा था। ओके। तो उसने देखा कि अपनी जो प्रजा है पूरी की पूरी, वो कैसी हो गई है, वो बहुत दुबली पतली हो गई है। राइट। और कुछ ताकत ही नहीं है उसमें। तो उसने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट। तो उसको पता चला कि ये जो पृथ्वी है, ये जो लैंड है, उसने सारे न्यूट्रिशन, सारे पौधे, सारा जो कुछ भी वेल्थ है वो अपने पेट में लेके रखा है। राइट। तो फिर उसने क्या किया, उसने वो बहुत गुस्सा हो गया। राइट। उसने बहुत ही अच्छा एक धनुष उठाया और वो एरो ले लिया, उसका बाण लिया, और फिर वो तैयार हो गया पृथ्वी पर छोड़ने के लिए। तब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वो सामने आई। ओके। और उसने बताया कि तुम्हारे जो पिता थे वेन राजा, वो बहुत ही बड़े क्या थे, दुष्ट राजा थे, और उनको डर के मैंने उनसे बचने के लिए ये जो सारी वेल्थ है वो अपने पेट में ले ली। तो फिर अगर तुमको क्या ये वेल्थ वापस चाहिए, तो क्या करो कि मेरा दोहन करो। ओके। सो इस तरीके से उसने बताया। अब देखो, कोई ऐसे लैंड पे धनुष बल एरो सकता है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। ओके। सो लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसका क्या हो सकता है, इसका रूपक क्या हो सकता है कि पृथ्वीन्या ने एरो चलाया या एरो चलाने के लिए वो तैयार हो गया। दैट मीन्स उसने सिर्फ एक्सट्रैक्शन के लिए, रैंडम एक्सट्रैक्शन के लिए अपना काम शुरू कर दिया। पर उसके ही थॉट प्रोसेस से उसको समझ में आ गया कि ये जो लैंड है ना, मतलब लैंड उसके सामने प्रकट हो गई। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी इसके सामने प्रकट हो गई। ऐसे कोई पृथ्वी ऐसे प्रकट हो सकती है क्या? नो। बट उसको समझ में आ गया कि ये जो लैंड है ना, इट्स लाइक अ काऊ। इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। रूपक जो है ना, तो कोई ऐसे पर्सोनिफाई करता है, राइट, किसी भी चीज को। इसका मतलब क्या है कि वो उस मतलब ऐसे पर्सन आके सामने खड़ा रहता है, ये नहीं होता, राइट। वो हमारी सोच है, ये हमको समझ में आने लगता है। राइट। तो उसको ने लैंड को समझा, उसने जमीन के नेचर को समझा। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ अ काउ। और फिर ये जो गाय होती है वो दूध तो देती है, पर कैसे? जब आप उसको मारोगे, पीटोगे, उसको तकलीफ दोगे, तब नहीं। पर कब देगी वो दूध? जब आप उसको प्यार करोगे, उसको प्यार से पूछोगे। ओके। सो उसको प्यार से पूछना मतलब क्या है? उसकी अच्छे से नरिशमेंट करना। ओके। उसको
अच्छे से नरिशमेंट करना, उसका उसका ख़्याल रखना, ओके? और फिर अच्छे से वहाँ पे खेती करना, हल चलाना, पर वो भी अच्छे से, ओके? तो ये स्किल है और जब ये आप करोगे ना, तब ये काऊ दूध देगी, ये गाय दूध देगी। इसका मतलब क्या है कि आपको तब फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है? आपको ग्रेन्स मिलेंगे, सब कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। सो लैंड की प्रोसेस जो है ना, लैंड की नरिशमेंट करना, उसको अपने माँ के जैसा ट्रीट करना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये सारा नॉलेज उसको मिला, तो उसको ये समझ में आया कि खेती कैसी करनी चाहिए, ओके? उसने फार्मिंग का एक अप्रोच तैयार किया, ओके? फार्मिंग का एक अप्रोच तैयार किया और वो फिर लोगों को सिखाया कि कैसे फार्मिंग करना चाहिए और तब उसकी जो प्रजा थी ना, वो अच्छे से ग्रो हुई, ओके? वो जो दुबली-पतली थी ना, तब वो प्रजा जो है उसमें ताकत आने लगी और फिर उसका जो राज्य है वो अच्छे से चलने लगा और इसलिए पृथुवैन्य को कहा जाता है फादर ऑफ फार्मिंग, ओके? सो वो पहला किसान था, ऐसा माना जाता है। बिकॉज़ उसने क्या किया, उसने फार्मिंग का करेक्ट अप्रोच हमारे सामने रखा, ओके? सो पृथ्वी जो है वो गाय का रूप लेती है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? पर ये हमारी सोच है, हम इस तरह से सोचने लगते हैं और वो अपने बिहेवियर में क्या होता है तो रिफ्लेक्ट होता है। दैट इज़ द कंप्लीट थिंग। ओके, इस तरीके से ये चीज़ें होती है। तो ऐसा मत सोचो कि कोई भी आके ऐसे पर्सन बन के हमारे सामने खड़ा रहता है। ये रूपक फॉर्म में ये सिर्फ़ क्या किया गया है वो इट इज़ द मोड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है? इट इज़ द जस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन, ओके? इस तरीके से आपको ये रूपक समझना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए लैंग्वेज का यूज़ बहुत ही अच्छा होना चाहिए, राइट? वैसे ही हमारे आईकेएस में और एक मेथड यूज़ की है, ओके? दैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन जैसे हमने अभी-अभी लिया है, राइट? सो पर्सोनिफिकेशंस है हमारे यहाँ पे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अलग-अलग टाइप के पुरुष है हमारे सामने। जैसे एक है वेदांगों का पुरुष, विराट पुरुष, ओके? समाज पुरुष, काव्य पुरुष, ये ऐसे अलग-अलग पुरुष होते हैं, ओके? व्हाई? ये ऐसा क्यों होता है कि हमारे बॉडी के जैसे अलग-अलग ऑर्गन्स है ना, वो कैसे अलग-अलग काम करते हैं और उनसे हमारी बॉडी चलती है। सो दिस इज़ वन मैनेजमेंट सिस्टम जिससे आपको अलग-अलग कंपोनेंट्स का रोल समझ में आ जाए और उनकी प्रायोरिटी समझ में आ जाए, ओके? और उनके इंटर रिलेशन समझ में आ जाए। एंड एज अ सिस्टम हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड, ये आपको समझ में आ जाए, इसलिए पर्सोनिफिकेशंस करते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल हमने वर्ण व्यवस्था देखी है अच्छे से, राइट? उसमें भी हमने एक पर्सोनिफिकेशन देखा था कि जो ब्राह्मण है वो मुख के जगह पे है, क्षत्रिय जो है वो आर्म्स के जगह पे है, ओके? वैश्य जो है वो थाइस के जगह पे है और शूद्र जो है वो पैर के जगह पे है, बिकॉज ऑफ देयर रोल्स एंड बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ सोसाइटी, राइट? ऐसे पर्सोनिफिकेशंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे हमारे शास्त्रों में, ओके? तो वहाँ पे आपको अच्छे से रोल समझ में आ जाए इसलिए पर्सोनिफिकेशंस किए गए हैं, राइट? सो इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। वैसे वेदांगों का भी है, जो व्याकरण है, वेदों के जो अंग है, जो व्याकरण है वो मुंह के जगह पे है, राइट? फिर अलग-अलग है, जैसे छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद शास्त्र जो है वो जो पैर के जगह पे है, राइट? इस तरीके से वो लिखा गया है सारा का सारा, ताकि आपको वो अलग-अलग जो वेदांग है ना, उनका रोल समझ में आ जाए, राइट? ऑल these things are interrelated in such a way, ओके? सो इस तरीके से आपको पर्सोनिफिकेशंस दिखेंगे, ओके? और रूपक में ये इंटर रिलेटेड है, ये बात। फिर और एक बहुत अच्छा टूल है इसमें, आपको कुछ चीज़ें होंगी उसका रिपीटेशन देखने को मिलेगा, ओके? जैसे कोई आपको पूछेगा, मतलब अगर ये उपनिषदों में देखने को मिलता है या ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है कि ये चीज़ ऐसी है क्या? तो फिर वो बोलेगा नहीं, फिर कोई ऐसा पूछेगा कि ये ऐसा है क्या? नहीं। सो
जो चीज़ है ना, साइकिल्स आर रिपीटेड, ओके, साइकिल्स आर सीन, ओके। और फिर उसमें धीमे धीमे से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एक्चुअल थियरी वहां पे प्रपोज की है ना, वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिर इन साइकिल्स से आपको उस सब्जेक्ट का पूरा जो स्कोप है ना, वो दिखाई देता है, राइट। सो इन दिस वे दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, दिस थिंग्स आर नेसेसरी, ओके। तो ऐसे अलग अलग मेथड्स अलग अलग टाइप के टेक्स्ट में आपको दिखाई देने वाले हैं, ओके। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। सी, इंटरप्रिटेशंस आर पर्सनल थिंग्स, जिस और वी कैन से दोज आर रिलेटिव थिंग्स। हर एक जो है वो अपने अपने दिमाग से, अपने अपने सोच से या अपने अपने नीड से चीज़ों का इंटरप्रिटेशन करता है, ओके। पर while interpreting any of the thing in ICAS, you should think some basic things, okay। जैसे कि इसमें कोई भी ऐसा सस्टेनेबल थॉट आपको दिखाई देने ही वाला है। अगर आपका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से जाता है कि इसमें कोई ऐसे काम की चीज़ नहीं है या इसमें लोगों का विचार नहीं है, तो थिंक ट्वाइस, ओके। क्योंकि आप ओवरऑल अगर सिस्टम देखते हो ना, तो देर आर सम बेसिक मेथड्स, ओके, जो यहाँ पे फोकस की ही गई है, राइट। एंड देन यू ट्राई टू इंटरप्रेट ऑल दोज थिंग्स, ओके। सो फिर से एक बार, लैंग्वेज, टर्म्स, इंटरप्रिटेशंस, फिर मेथड्स, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपको करेक्ट मीनिंग देगी उस वर्ड्स का। क्योंकि क्या बात है ना कि ये जो टेक्स्ट है ये बहुत पुराने हैं, राइट। उस वहाँ की जो सोशल सिस्टम है वो पुरानी है, वो अलग है, वो हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते, ओके। वी हैव लॉट्स ऑफ मिसिंग लिंक्स। सो बिकॉज ऑफ दिस मिसिंग लिंक्स there is high possibility to interpret all these things in a inappropriate way, in an inappropriate way। इसलिए ये सारा जो बात है ना, ये जो सारी बात है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो इसका अगर आपको अच्छे से एज टूल्स, आपका नॉलेज आपका टूल होना चाहिए, इस तरीके से अगर आपको ये सारी बात देखनी है, तो आप सबसे पहले तो लैंग्वेज को फोकस करो, ओके। फिर उसके बाद उसके टर्म्स को फोकस करो, फिर उसके इंटरप्रिटेशन को फोकस करो, जिसके लिए आपको वो जो सारी शब्द शक्तियां हैं वो हेल्प करेगी, अभिधा लक्षणा व्यंजना, ओके। तो इंटरप्रिटेशन को फोकस करो, ओके। और फिर उसके मॉडिफिकेशंस जो है, ओके, या उसके कंटेम्प्ररी मीनिंग जो है, रिलेटिव मीनिंग जो है, ओके, वो ड्रॉ करो, वहां से ड्रॉ आउट करो, ठीक है। और फिर ये जो रिलेटिव मीनिंग है ये ड्रॉ आउट करने के बाद फिर उसमें जो कुछ भी आपको मॉडिफिकेशंस लगते हैं वो करो, एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन द एक्सपेरिमेंटल मॉडल, ओके। और फिर आओ मॉडल तैयार करने पे। ये जो सारा फ्लो है ना वो फॉलो करो। उसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जाती है लैंग्वेज को, और ये जो सारी चीजें है ना ये एक मेथड में आती है, राइट। सो यहाँ पे कुछ अगर रूपक यूज किया है, कुछ पर्सोनिफिकेशंस आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो ये सारे मेथड्स, कौन सी मेथड यहाँ पे बताने की फॉलो की है वो अच्छे से स्टडी करो, राइट। और इन मेथड्स में आपको जब आप इंटरप्रेट करोगे ना, तब एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज हाउ यू आर डिकोडिंग दी रूपकस, ओके। ये डिकोडिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, इसके लिए नॉलेज जो है वो आपको किस चीज़ का चाहिए, फिर से एक बार लैंग्वेज का चाहिए, टर्म्स का चाहिए, और उसके ब्रॉड मीनिंग्स ढूंढो, राइट। एंड नॉलेज ब्रांच स्पेसिफिक भी मीनिंग्स होती है, वो अच्छे से ढूंढो। ये सारी चीज़ जब आप एक इकट्ठा एक तरीके से एज अ कंप्लीट सेट आप देखते हो, तब आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। कैलकुलेशंस होते हैं,
वो भी कभी कभी इसी तरीके से देते हैं। ओके, नंबर्स होते हैं, नंबर्स आर एनकोडेड इन अ वर्ड्स फॉर्मेट, ऐसा भी होता है। ओके, ये कोडिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी है, ये सारे कोड्स है हमारे यहाँ पे। ओके, तो वो उसका डी कोडिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, और ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती है ना, तब आपको ये पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो टू स्टडी दिस, प्रैक्टिस द संस्कृत लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस दिस थिंग कि एक शब्द का आप किस तरीके से करेक्ट मीनिंग ड्रॉ आउट कर सकते हो। ओके, तो ये सब अगर अच्छे से करोगे तो आप ये जो टेक्स्ट है ना, वो अच्छे तरीके से समझ सकोगे। एंड वन मोर थिंग आई एम्फसाइज कि डोंट रिलाई ऑन ट्रांसलेशंस, ठीक है, खुद से उसका मीनिंग जो है वो ड्रॉ आउट करना सीखो। हाँ, जब तक संस्कृत का नॉलेज उतना डेवलप नहीं होता तब तक यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशंस ऑफ कोर्स। ओके, बट इन लॉन्ग रन डोंट रिलाई ऑन ट्रांसलेशंस, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो अच्छे से समझो। अब ये जो चीज़ है ना, जो यहाँ पे हमने डिस्कस की है, उसके मॉडल्स कैसे बनते हैं। ओके, ये जो सारी चीज़ें हैं उनके, तो उसका हम एक एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, एंड वी विल टेक सम मॉडल्स ऑफ IKS, उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, एंड देन we will complete the major part of our course. Okay, so if you have any kind of doubt, then please feel free to ask me. Okay, so we will discuss this in person. Okay, and ये जो पार्ट है ये अच्छे से समझने की कोशिश करो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।